नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने टेरर फंडिंग की आशंका के चलते 3 जिलों में छापेमारी की है। वहीं रोहिंग्याओं से जुड़े मामले में भी एटीएस ने मुंबई और हैदराबाद में छापे मारे हैं। उत्तर प्रदेश में खलीलाबाद, बस्ती और अलीगढ़ में 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान खलीलाबाद से एक रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया। वो बीते 19 सालों से अवैध तरीके से यहां रह रहा था। जांच में उसके पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए। इसके अलावा एटीएस की 6 से ज्यादा संख्या में संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार जारी है। संत कबीर नगर के खलीलाबाद ब्लॉक में तैनात जूनियर इंजीनियर को यूपी एटीएस टीम ने हिरासत में लिया है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सभी संदिग्धों से फर्जी दस्तावेज और फंडिंग करने की बात पाई गई है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने यह बताया है कि एटीएस ने संत कबीर नगर से अजीजुल हक नाम के एक रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है। वो अवैध रूप से साल 2001 में भारत में प्रवेश करके संत कबीर नगर के खलीलाबाद क्षेत्र में रह रहा था। एटीएस की पूछताछ में उसने यह बताया है कि उसके कुछ साथी देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं। एटीएस इसकी जांच में लगातार लगी हुई है और अजीजुल हक के खाते में अलग अलग जगहों से जो रुपए आए हैं उनकी जांच चल रही है। 2 पासपोर्ट 5 बैंकों के खाते मिले। अवैध रूप से 2001 से भारत में ही ये लगातार रह रहा था। जांच में फंडिंग की बात उजागर हुई है, ये प्रशांत कुमार ने बताया है। 2 पासपोर्ट 5 बैंकों की पासबुक मिली। अवैध रूप से 2001 से भारत में रह रहा था और रोहिंग्या को लेकर यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है और एक साथ 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई। खलीलाबाद, बस्ती, अलीगढ़ और संत कबीर नगर में छापेमारी हुई। एटीएस टेरर फंडिंग को लेकर भी लगातार सबूत तलाश रही है। संत कबीर नगर से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। फर्जी दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट बनाए जाने का आरोप भी इन पर लगा है। विभिन्न जनपदों तथा अन्य प्रांतों में भी जांच पड़ताल की जा रही है, जिससे अभियुक्त के सहयोगियों का विवरण और साक्ष्य एकत्रित किए जा सके। अभियुक्त के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश के कई अन्य जनपदों में भी दबिश की जा रही है तथा कई और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम अजीजुल हक पुत्र मोहम्मद शरीफ, भारतीय दस्तावेजों के अनुसार अजीजुल्ला पुत्र बद्रे आलम है। इसका हाल पता ग्राम नौरो पोस्ट और थाना बखीरा, चमरसन, संत कबीर नगर है। ये मूल रूप से नया फारा, थाना उतीडंग, जिला अक्याब, रखाइन, बर्मा का रहने वाला। इसके पास से 2 भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, 3 आधार कार्ड मिले हैं, एक स्वयं का और 2 अन्य का, एक पैन कार्ड, एक डेबिट कार्ड, एक म्यांमार का राशन कार्ड तथा 5 अदद बैंकों के पासबुक भी बरामद हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा यह बताया गया है कि वह वर्ष 2001 से 1 मई बांग्लादेश के रास्ते से भारत आया था। यहाँ पर इसका जो फादर का नाम है वो बद्रे आलम के रूप में दर्ज है। बद्रे आलम ने बताया कि अजीजुल्ला मेरा सगा बेटा नहीं है, न ही मेरा रिश्तेदार है, बल्कि ये मेरे बेटे इनायतुल्ला को मुंबई में मिला था। अजीजुल्ला ने स्वयं को अनाथ बताया, जिस पर मैंने उस पर दया कर मुझे उस पर दया आई और मैंने उसे अपने घर में रख लिया या ले आया। बद्रे आलम ने बताया कि मैंने ही अजीजुल्ला का नाम अपने राशन कार्ड में दर्ज करवा दिया, जिसके आधार पर बाद में इसने भारतीय पासपोर्ट और अन्य कागजात बनाए हैं। अजीजुल हक ने बताया कि वो 2001 से 2002 से भारत में रह रहा है तथा वर्ष 2017 में अपनी मां आबिदा खातून, बहन फातिमा खातून, 2 भाई जियाउल हक और मोहम्मद नूर को भी भारत ले आया था। उत्तर प्रदेश के 12 विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी सीटों पर चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी है। एमएलसी की इन सीटों के लिए 11 से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होकर 18 जनवरी तक चलने वाली है। 19 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 21 जनवरी को नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी, जबकि मतदान 28 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होने वाला है। उसी दिन
शाम 5 बजे से मतगणना भी शुरू हो जाएगी और मौजूदा विधायकों की संख्या के आधार पर बीजेपी 12 में से 10 सीटें जीतने की संभावना जता रही है। विधान परिषद की ये सीटें 30 जनवरी को खाली हो रही हैं, जबकि एक सीट पहले से खाली है। इसमें से 11 सीटें 30 जनवरी को खाली होंगी और एक सीट दिसंबर में ही खाली हो गई थी। इनमें से समाजवादी पार्टी के पास 6 सीटें हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 3, बहुजन समाज पार्टी के पास 2 सीटें हैं। इसके अलावा एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सीट खाली है। वहीं भदोही से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को बड़ा झटका लगा है। जेल बदले जाने की विजय मिश्र की अर्जी हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। अर्जी में आगरा जेल से ट्रांसफर किए जाने की गुहार विजय मिश्रा ने लगाई थी और विजय मिश्र ने इलाज ठीक से नहीं होने और जेल में कोरोना का संक्रमण फैले होने, परिवार वालों से मुलाकात न होने और दूरी की वजह से प्रयागराज और भदोही की अदालतों में चल रहे मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पाने का हवाला दिया था। कोर्ट में यूपी सरकार ने विजय मिश्र की अर्जी का विरोध किया और उनके द्वारा पेश की गई सभी दलीलों को ठुकरा दिया गया। यूपी सरकार ने कहा कि आगरा में इलाज के पुख्ता इंतजाम है और जेल में अब संक्रमण का एक भी मामला नहीं है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि जेल के फोन से परिवार से बातचीत लगातार हो सकती है। साथ ही मुकदमों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है। यूपी सरकार के कड़े ऐतराज के बाद विजय मिश्र के वकील ने मुकदमा आगे नहीं चलाने की अपील की। अदालत ने इसी आधार पर विजय मिश्र की अर्जी को खारिज किया। बता दें कि आगरा जेल में रसूख नहीं चल पाने की वजह से बाहुबली विजय मिश्र जेल बदलवाना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने प्रयागराज या आसपास के किसी दूसरी जेल में शिफ्ट किए जाने का आदेश देने की गुहार लगाई थी। मुरादाबाद में पिछले कई दिनों से सोशल पर बिजली विभाग के अधिकारियों का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठे व्यक्ति पर लात घूंसों से मारता हुआ वो दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो की जांच करने पर सामने आया कि यह बिजली विभाग के एसडीओ की गुंडागर्दी है। एक एसडीओ दूसरे एसडीओ को पीट रहा है, जो बिजली विभाग के बड़े अधिकारी के ऑफिस में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। पीड़ित एसडीओ ने कहा है कि 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने अपने अधिकारियों को पूरे मामले में शिकायत दर्ज करा दी थी। पीड़ित एसडीओ ने बताया कि उनके पास कुछ लोगों की जांच आई थी, जिसे बदलवाने के लिए राजवीर कटारिया दबाव बना रहे थे। एक वीडियो वायरल है कल से, उसमें आप भी हैं, आप विक्टिम हैं, आपके साथ मारपीट हो रही है। क्या मामला, थोड़ा सा हमें डिटेल्स में थोड़ा बताइए क्या है। वो मेरी जो साथ घटना घटी है वो एक जांच पे थी कि उसमें जांच में जो है एसडीओ साहब के द्वारा साक्ष्य जो है हटा दिए गए थे, तो उस पर आपत्ति थी। तो मेरे एक व्हाट्सएप पे थोड़ी चैट हुई थी, आरोप प्रत्यारोप की जो है थी। और अगले दिन मैं आईजीआरएस कंप्लेंट क्लोज कराने गया था, तो अचानक उन्होंने अटैक कर दिया था इसी जांच पे कि वो आरोप मेरे पर लगाया गया है। और फिर मैंने वो लिखित में एक्शन साहब को दे दी थी तुरंत, और एससी साहब ने उसकी जाँच कमेटी गठित कर दी थी। जो कुर्सी उठाकर मार रहे हैं वो कौन है, नाम आप हमको बताएं, कौन जो आपके ऊपर अटैक जो कर रहे हैं? वो राजवीर कटारिया हैं, राजवीर सिंह कटारिया, उपखंड अधिकारी पीतल बस्ती। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना देश ही नहीं विश्व में यूपी को एक अलग पहचान दे रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की वजह से छोटे छोटे कारीगरों को अब घरों को छोड़कर दूर कहीं नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ता है। यूपी के शिल्पकारों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग के लिए सीएम योगी की पहल पर पहली बार दिल्ली हाट में मेला लगाया जा रहा है। इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेगा प्रोजेक्ट एक जनपद एक उत्पाद अब परवान चढ़ने लगा है। यूपी के शिल्पकारों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ब्रांडिंग के लिए सीएम योगी की पहल पर पहली बार दिल्ली हाट में मेला लगाया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश के शिल्पकारों के 118 स्टॉल 16 से 31 जनवरी तक लगाए जाएंगे। दरअसल सीएम योगी ने सूबे की सत्ता संभालने के बाद प्रदेश के परंपरागत उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाने के लिए ओडीओपी स्कीम की शुरुआत की थी। इसके तहत हर जिले के एक या 2 उत्पादों को शामिल किया गया है। इन उत्पादों को बनाने वाले शिल्पकारों के हुनर को निखारने से लेकर बाजार उपलब्ध कराने तक में सरकार की ओर से हर प्रकार की सहायता की जा रही है। 16 जनवरी से 31 जनवरी तक दिल्ली हाट में 108 हमने स्टॉल लिए हैं, शॉप्स लिए हैं, तो वो लगेगी। वो
उसमें पूरे प्रदेश के हमारे जो 75 प्रोडक्ट हैं और जो कई जिलों में 2-3 प्रोडक्ट भी हैं, एक के अलावा भी हैं, तो 108 शॉप्स में हमारी प्रदर्शनी लगेगी और वो 15 दिन वहाँ पे रहेंगे। तो दिल्ली में जो उनको एक्सपोजर मिलेगा बाजार का, वो उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने में फ़ायदा देगा और उनका एक्सपोजर एक इंटरनेशनल मार्केट में होगा। इसी के साथ साथ 24 जनवरी को हर जिले में ओडीओपी की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और मूल बड़ी प्रदर्शनी यहाँ पर अवध शिल्पग्राम में होगी, जहाँ पर जो 75 प्रोडक्ट हैं उनके शॉप्स वहाँ लगाए जाएंगे। इसी के साथ साथ एक प्रदर्शनी 25 तारीख से नोएडा में होगी। तो नोएडा में भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के जो और उत्पाद हैं उन सब की प्रदर्शनी वहाँ पर होगी। तो इस प्रकार जनवरी के महीने में हर जिले में, लखनऊ में, नोएडा में, दिल्ली में एक प्रदर्शनियों की एक सीरीज होगी, जिसमें कि हमारे जो कारीगर हैं, हमारे जो आर्टिसन हैं, उनको हम बाजार तक पहुंचाने का प्रयास करें। मेले में इन जिलों की होगी भागीदारी। आगरा चमड़े के उत्पाद और संगमरमर, मथुरा स्वच्छता से संबंधी उपकरण और ठाकुर जी की पोशाक, मैनपुरी तारकशी कला, वस्त्र सिलाई और कढ़ाई, फिरोजाबाद कांच उत्पाद, कासगंज से जरी जरदोजी, एटा घुंघरू घंटी और पीतल उत्पाद, सुल्तानपुर मूंज उत्पाद और आयरन एंड स्टील फैब्रिकेशन, आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृतियां और वस्त्र उत्पाद, मऊ वस्त्र उत्पाद, बदायूं से जरी जरदोजी, बरेली जरी जरदोजी और बांस के उत्पाद, सुनारी उद्योग, पीलीभीत बांसुरी, शाहजहांपुर से जरी जरदोजी, बस्ती काष्ठ शिल्प और सिरका उत्पाद, संत कबीर नगर पीतल के बर्तन और होजरी उत्पाद, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने और काष्ठ कला उत्पादन, महोबा गौरा पत्थर शिल्प और धातु शिल्प, लखनऊ चिकनकारी और जरी जरदोजी, गोरखपुर मिट्टी के बर्तन और रेडीमेड गारमेंट्स उत्पाद, कानपुर नगर चमड़े के उत्पाद, होजरी और टेक्सटाइल उत्पाद, गौतम बुद्ध नगर सिले सिलाए वस्त्र, वाराणसी रेशम उत्पाद और गुलाबी मीनाकारी। दिल्ली में बजेगा उत्तर प्रदेश के शिल्पकारों का डंका। जी हां, 16 जनवरी से 31 जनवरी तक लगने वाले दिल्ली में हाट मेले में उत्तर प्रदेश के 61 स्टॉल लगने जा रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत उत्तर प्रदेश के शिल्पकारों को दिल्ली में 118 जो स्टॉल हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार फ्री में मुहैया कराएगी। उसका जो खर्च होगा वो भी उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। शिल्पकारों को ले जाने के लिए और उनको रहने और खाने पीने की सारी व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जाएगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्तर प्रदेश के शिल्पकारों का नाम होने जा रहा है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब किसान कल्याण मिशन शुरू हो चुका है। किसान कल्याण मिशन की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, वो आपको दिखा देते हैं। सिंचाई के माध्यम से और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हर खेत को पानी और साथ साथ ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते थे। किसान की लागत को कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कार्य इन नई तकनीक के माध्यम से आज देश के अंदर देखने को मिल रहा है। आजादी के बाद लागत का 1.5 गुना दाम किसान को मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुरूप देने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और यही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर एक किसान को 6,000 रुपए सालाना देने का कार्य भी, यानी किसान भाइयों को सूदखोरों से, बिचौलियों से मुक्त करने के लिए उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यानी कि किसान के कल्याण के लिए वास्तविक कार्य योजना आप देखेंगे तो आजादी के बाद जिस गति के साथ ये कार्यक्रम चले हैं, पहला निर्णय कैबिनेट का यही था, 1,15,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। बंद हो रही चीनी मिलों को फिर से चलाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। चीनी मिलों के
विस्तारीकरण और नवीनीकरण की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी और जल शक्ति विभाग ने भी वर्षों से लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने का कार्य किया, जिसके बारे में जल शक्ति मंत्री कह रहे थे कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर 25 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। ये कार्य पिछले 40 साल 50 साल से लंबित पड़े हुए थे, लेकिन आज सरकार कार्य कर रही है, केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के कार्य कर रही है। तो किसानों के लिए कितने बड़े बड़े कार्यक्रम तेजी के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं। प्रोक्योरमेंट की नीति के तहत आपने देखा होगा पिछली सरकारों के कार्यकाल में 5 लाख और 7 लाख 9 लाख मीट्रिक टन का ही क्रय होता था। हम लोगों ने कल तक 53 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय अकेले इस सीजन में अब तक कर लिया है। अभी ये लगातार 28 फरवरी तक चलेगा, 28 फरवरी तक कार्यक्रम चलेगा। यानी जैसे भी हो किसानों के हितों के लिए उस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, किसान को खेती के बारे में, शासन की नीतियों के बारे में, पशुपालन के बारे में, कृषि संबंधी उन सभी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना और उसको तकनीक से भी भरपूर लाभ उसको प्रदान करने के लिए कार्यक्रम चलाना। 2017 में सरकार आने के साथ ही 20 कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश के अंदर स्थापित हुए। आज प्रदेश के अंदर 2 कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, 1 निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय कृषि के, और साथ साथ 89 कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की सहायता के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। ये जो प्रदर्शनी है, मैं किसान भाइयों से कहूंगा आज जाकर के देखिए, इस प्रदर्शनी का अवलोकन करिए। किसान कल्याण केंद्र किसानों को एक ही जगह पर उन सभी सुविधाओं से हम आच्छादित कर सकें, योजनाओं के बारे में जानकारी दे सकें, ये सभी इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। कि प्रदेश भर में हमारे माननीय सांसदगण, हमारे विधायकगण इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के इस पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यह अन्नदाता किसानों के जीवन में खुशहाली लाने, और जब अन्नदाता हमारा खुशहाल होगा तो देश स्वयं खुशहाल हो जाएगा, खुशहाली का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। उस खुशहाली के लिए ही आज ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो तमाम प्रकार की गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, खेती किसानी में आमूलचूल परिवर्तन करने और किसान तेजी के साथ प्रगति के लिए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश दुनिया के अंदर एक अच्छे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर दुग्ध उत्पादन में अच्छे स्थान पर है, लेकिन यहां के किसानों के द्वारा पशुपालन करके जो दुग्ध मार्केट में दिया जाता है, उसकी गुणवत्ता पे सभी प्रश्न खड़े होते थे। पहली बार हुआ जब खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियों को की रोकथाम के लिए टीकाकरण का एक बृहद अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में इसको हम लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी यह उत्तर प्रदेश में गाय भैंस के दूध को हम लोग न केवल उत्तर प्रदेश और देश के अंदर, अभी तो दुनिया के अंदर भी हम ये बात कह सकते हैं कि हमारी डेयरी से जाने वाला ये दूध उन गौपालकों के यहां से आया है जहां पर खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियां नहीं है। और तब दुनिया के अंदर इस दूध की डिमांड होगी या दूध से बने हुए प्रोडक्ट की डिमांड होगी। इसको आजादी के बाद के 70 वर्षों तक क्यों छुपाने का प्रयास हुआ? हमारी लेबोरेटरीज आज हर जनपद में खुलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो तय कर पाएंगी ये जैविक उत्पाद है और ये जैविक उत्पाद नहीं है।
फसलों की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी देकर के उसकी टेस्टिंग लैब्स भी हर एक जगह स्थापित किए जा रहे हैं। और ये कार्यक्रम जिस निरंतरता के साथ आगे बढ़ाने के कार्यक्रम हो रहे हैं, ये किसान कल्याण मिशन उन सभी कल्याणकारी योजनाओं के साथ किसान बंधुओं को जोड़ने का एक बहुत बेहतरीन माध्यम है। और उस बेहतरीन माध्यम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रदेश के अंदर 2,35,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं। आप अनुमान कर लीजिए, 2,35,00,000 तो कई राज्यों की आबादी नहीं है। अपराध को रोकने में प्रदेश सरकार की पुलिस अपने परचम बुलंद करने में लगी हुई है। और हां, प्रदेश सरकार की पुलिस अपना काम बखूबी निभा भी रही है। लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जहां लोगों को एक्टिव रहने की जरूरत होती है। ऐसे ही एक मामला बिजनौर के जाफरपुर गांव का है, जहां मोबाइल टावर पर तैनात गार्ड कई दिनों से तेल चोरी करके बेच रहा है, जिसकी वजह से आइडिया का नेटवर्किंग सर्विस इलाके में 15 दिनों से ठप है, जिसे लेकर जाफरपुर गांव की जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना को लेकर क्या कुछ कहा गया, आप भी देखिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवनीत सहगल ने जानकारी दी कि हमारा रिकवरी रेट 96% को पार कर चुका है और 11,000 के आसपास अभी भी एक्टिव केस बने हुए हैं। फिलहाल यूपी प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।